तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने बेस्ट एग्जाम 2026 की शिक्षण अभिरुचि की इस क्लास में, जिसमें हम आप जय वो अभिप्रेरणा टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। इसकी ये वो थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इसके वो कल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वो क्लास अलग से मिल जाएगी। और इस टॉपिक को हमें उदाहरणों के साथ में एकदम सरल भाषा में समझने का वो प्रयास करेंगे। तो आप भी ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है वो अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? अभिप्रेरणा का मतलब होता है आपका मोटिवेशन। ठीक है, अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अगर मैं बात करूँ अभिप्रेरणा प्रेरणा की, तो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के मोटम से बना है, निकल से निकला है, और इसका अर्थ सीधा अर्थ होता है गति यानी मोशन, यानी किसी काम को करने के लिए सक्रिय होना। अभिप्रेरणा का शब्द है वो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? मोटम से बना है। और इसका सीधा अर्थ होता है गति, यानी किसी काम को करने के लिए सक्रिय होना। तो ये है आपका अभिप्रेरणा, जो कि शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है? तो ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से निकला है। ठीक है, चलिए आगे की बात करें कि प्रेरणा क्या करती है। अभिप्रेरणा क्या करती है? अभिप्रेरणा तो ये मनोवैज्ञानिक क्रैश फील्ड के अनुसार प्रेरणा हमें हमारे क्यों का उत्तर देती है। क्या करती है अभिप्रेरणा? हमारे क्यों का उत्तर देती है। मनोवैज्ञानिक है क्रैश फील्ड के अनुसार प्रेरणा प्रेरणा होती है वो हमारे क्यों का उत्तर देती है। उदाहरण के लिए, छात्र पूरी रात क्यों पढ़ता है, किसान कड़ी धूप में खेत क्यों जोतता है, हम किसी से प्यार या घृणा क्यों करते हैं। इन सब के पीछे जो बल काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेरक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रेरक बल कहते हैं। तो प्रेरणा क्या है, क्या करती है? तो ये हमारे क्यों का उत्तर देती है। मतलब मनोवैज्ञानिक क्रैश और क्रश फील्ड के अनुसार ये हमारे क्यों का उत्तर देती है कि छात्र क्यों पढ़ता है, किसान कड़ी धूप में खेत क्यों जोतता है, हम किसी से प्यार और घृणा क्यों करते हैं। हम इन सब के पीछे जो बल काम करता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरक बल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करें। इसको एकदम आसान भाषा में अगर मैं परिभाषा में समझाऊं, तो प्रेरणा एक ऐसा बल है जो किसी भी इंसान या जीव को एक निश्चित व्यवहार करने या एक निश्चित दिशा में चलने के लिए मजबूर या बाध्य करता है। चलिए याद रखने की कुछ मुख्य बातें अगर मैं बात करूं, तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। जीवन का दूसरा नाम ही चलते रहना है, और इस चलते रहने के पीछे प्रेरणा ही मुख्य शक्ति होती है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन चलते रहने का नाम है, तथा प्रत्येक क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है, जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं। इस संदर्भ में प्रेरणा एक बल है जो प्राणी को कोई निश्चित व्यवहार या निश्चित दिशा में चलने के लिए क्या करती है? बाध्य करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको इस बात है वो समझ में आ गई होगी। अब बात करें अभिप्रेरणा का वर्गीकरण और उसके घटक की बात करें। अभिप्रेरणा के अगर कोई वर्गीकरण है, उसके घटक की बात की जाए, तो कौन से 4 मुख्य अंग है? इन्हें याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है M बराबर N प्लस D प्लस I। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर मैं इनको समझाऊं कि क्या है, M बराबर N प्लस D प्लस I का मतलब होता है आवश्यकता, का मतलब होता है नीड। ठीक है, हम्म। आवश्यकता का मतलब नीड। एन बराबर क्या होगा? नीड हो गया। ठीक है, नीड हो गया ना। एम बराबर क्या होता है? आपका मोटिवेशन, मतलब अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा की बात करें तो इसके कौन कौन से हैं? तो एन मतलब हो गया नीड यानी आवश्यकता, शरीर में किसी चीज की कमी, जैसे भोजन पानी की कमी। बोरिंग और लंग फील्ड के अनुसार आवश्यकता प्राणी की वह आंतरिक अवस्था है जो किसी उद्दीपनों अथवा लक्ष्यों के संबंध में जीवों का क्षेत्र संगठित करती है, और उसे उनकी प्राप्ति हेतु क्रिया उत्पन्न करती है। तो आवश्यकता का मतलब होता है नीड। एन बराबर क्या हो गया? नीड। उसके बाद में है ड्राइव। डी बराबर ड्राइव। ठीक है, जिसे बोलते हैं ड्राइव, चालक, अंतर्नोद या प्रणोदन। कमी के कारण होने वाली बेचैनी, जैसे भूख या प्यास। उद्दीपन या उत्साह का मतलब होता है इंसेंटिव, वह वस्तु जो चालक को शांत करती है, जैसे भोजन मिलना। प्रेरणा प्रेरक का मतलब होता है, देखिए प्रेरक का मतलब क्या होता है यहाँ पर? प्रेरक का मतलब बात करें तो अगर प्रेरक का मतलब होता है, वो होता है आपका मोटिव। मोटिव का मतलब ये तीनों का मिला जुला रूप होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, चलिए प्रेरकों के प्रकार की बात करें तो क्या होते हैं? मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें अलग अलग तरह बांटा है। जैसे पहला होता है जन्मजात, का मतलब होता है इंटरनल। कौन से प्रेरक है? प्रेरकों के प्रकार की बात की जाए तो मनोविज्ञान ने इसे अलग अलग भागों में बांटा है। पहला है जन्मजात, का मतलब होता है इंटरनल, जो हमें जन्म से मिलते हैं। जैसे आपको पता है भूख, जब प्यास हो गई, नींद हो गई, ये क्या है? इंटरनल है, यानी जन्मजात है।
और अर्जित किए हुए यानी प्राप्त किए हुए जो होते हैं एक्सटर्नल, मतलब जो हम समाज से सीखते हैं, जैसे सुरक्षा होगी, प्रतिष्ठा होगी, ज्ञान हो गया। तो इस क्लास को आप ध्यान से समझिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके क्वेश्चन है वो सीधे सीधे एग्जाम में आपने देखने को मिलेंगे। एक एक लाइन को आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण वर्गीकरण की, यहाँ पर बात की जाती है। तो थॉमसन के अनुसार इसके 3 वर्गीकरण की बात करें तो स्वाभाविक और कृत्रिम 2 वर्गीकरण का वर्गीकरण है। उसके बाद में मैस्लो के अनुसार ये जन्मजात है और अर्जित भी है। और एक होता है आपका गैरेट के अनुसार ये जैविक है, मनोवैज्ञानिक है और सामाजिक है। अभिप्रेरणा का वक्त चक्र एक एग्जाम में अक्सर क्रम पूछा जाता है। पहला है आवश्यकता, फिर चालक, फिर तनाव, बाध्य, उद्दीपन, लक्ष्य और प्राप्ति। इसका क्रम की बात करी जाए तो इस क्रम में ये वो अभिप्रेरणा का चक्र है वो चलता है। पहले आएगी, उसमें आएगी आवश्यकता, फिर चालक, फिर तनाव, फिर बाध्य, फिर उद्दीपन, फिर लक्ष्य की प्राप्ति। ये चक्र है वो आपको याद रखना है, एग्जाम में ये क्रम का अक्सर है वो पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इसको है वो याद जरूर रखना है। इसके सरल उदाहरण की बात की जाए, जब प्यास लगती है तो ये क्या होगी, आवश्यकता। तो व्यक्ति तालाब या झरने की ओर जाता है, वो होगी चालक, और वहां पानी पीता है, उद्दीपन, जिससे उसकी प्यास बुझ जाती है, उसे संतोष मिलता है, ये होगी उसकी लक्ष्य की प्राप्ति, ठीक है। अभिप्रेरणा के 2 प्रमुख प्रकार भी है। एक तो है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल। जब व्यक्ति किसी कार्य को अपनी खुद सी और स्वयं की इच्छा से करता है तो इसे सकारात्मक प्रेरणा भी कहते हैं। बाह्य प्रेरणा मतलब होता है एक्सटर्नल। जब व्यक्ति किसी बाहरी दबाव या पुरस्कार किसी दूसरे के कहने पर कार्य करता है तो नकारात्मक प्रेरणा कहा जाता है। प्रमुख सिद्धांत क्या है इसके अभिप्रेरणा प्रेरणा के, तो है वो मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत। विलियम मैकडूगल ने कहा कि इंसान का व्यवहार है वो उसकी 14 मूल प्रवृत्तियों से तय होता है। हर प्रवृत्ति के साथ एक खास संवेग जुड़ा होता है। कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं 14? वो है, इनमें से आप मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती है, मूल प्रवृत्तियों की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती, मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती है, मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, मूल प्रवृत्तियां शोधनीयशील या परिवर्तनशील होती है, मूल प्रवृत्तियां आदतों से क्या होती है, भिन्न होती है, ठीक है। आपको ये प्रवृत्तियां भी क्या करनी है, याद रखनी है। मूल प्रवृत्तियों में 3 जो है क्रियाएं शामिल होती है। एक तो होती है ज्ञानात्मक, एक होती है भावात्मक और एक होती है क्रियात्मक। इन प्रवृत्तियों को भी आपको थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है। अब मूल प्रवृत्ति मतलब क्या होता है, यानी मतलब जो चीज इंसान के अंदर से जन्म होती है और उसे कुछ करने के लिए क्या करती है, मजबूर करती है। जैसे आसान उदाहरण में, जैसे भूख लगना तो क्या करेगा, खाना ढूंढने के लिए मजबूर करेगी। डर लग रहा है तो उसे भाग जाने के लिए मजबूर करेगी। गुस्सा आ रहा है तो उसको लड़ाई या चिल्लाने के लिए मजबूर करेगी। और बच्चा रो रहा है, रोना है, ध्यान पाने के लिए आपको है वो क्या करेगी, मजबूर करेगी। तो इस प्रकार से आपको वो थोड़ा आसान उदाहरण के साथ में समझाने का प्रयास भी किया है, ठीक है। अब एक चीज बात करें, उदाहरण के लिए आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए यदि आपको भय है तो संवेग लगेगा तो आपकी मूल प्रवृत्ति पलायन, वहां से वो भागने की होगी। क्या होगी, भागने की होगी। तो आपको जो मैंने ऊपर समझाया है उसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर भी दिया है। फिर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये कहता है कि हमारे मन की दबी हुई जो कुछ इच्छाएं होती हैं, जो दमित इच्छाएं होती है, दमित इच्छाएं वो हमें काम करने के लिए क्या करती, प्रेरित करती है। उदाहरण के तौर पर बच्चा बार बार ध्यान चाहता है क्योंकि अंदर से वह असुरक्षा है। कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है क्योंकि अंदर कोई दबाव, उसके तनाव है। कोई हमेशा दिखावा करता है क्योंकि अंदर उसका आत्मविश्वास क्या है, कम है। मतलब असली कारण अंदर छुपा होता है। क्या होता है, असली कारण क्या होता है, अंदर छुपा होता है। अब है उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मतलब यह है कि ये सफल होने और श्रेष्ठता प्राप्त करने की इच्छा से जुड़ा है। ये किसने दी थी, डेविड सी मैकले। इसमें कहा गया है कि कुछ लोग जीतने और टॉप करने और सफल बनने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा प्रेरित होते हैं। किसने की थी उपलब्धि अभिप्रेरणा, तो ये किसने कहा था कि कुछ लोग जीतने, टॉप करने और सफल बनने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। तो डेविड सी मैकले की बात आपको याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि आप बीएसटीसी में सिलेक्शन के लिए मेहनत करते हो, कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल के लिए ट्रेनिंग करता है, कोई बच्चा फर्स्ट रैंक लाने के लिए पढ़ता है। ये प्रेरणा मैं सबसे अच्छा बनूं वाली होती है। कौन सी प्रेरणा होती है, मैं सबसे क्या होता हूँ, सबसे क्या बनूं, अच्छा बनूं, है ना। चलिए मैस्लो का जो है वो आवश्यकता पदानुक्रम है, उसको भी आपको वो एक बार देख लेना है। क्या बोलता है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, ठीक है। मैस्लो ने बताया कि हमारी जरूरतें 5 स्तरों पर होती है। कौन कौन सी, जब तक जरूरत पूरी होती है तभी हम अगली के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। जैसे पहली है दैहिक आवश्यकता, यानी दैनिक आवश्यकता, जैसे भोजन, पानी और नींद।
फिर है सुरक्षा की आवश्यकता है, घर परिवार और बचाव। फिर है संबंधता और स्नेह, प्यार और सामाजिक रिश्ते। फिर है सम्मान की आवश्यकता है, समाज में पहचान और इज्जत। फिर है आत्म सिद्धि, अपनी पूरी क्षमता को पहचानना, इन सबसे ऊंचा स्तर। ये 5 जरूरतें वो पहले होती है, उसके बाद में हम आगे का सोचते हैं। ये किसने कहा था? मैस्लो ने कहा था। फिर है मैस्लो की जरूरतों का पिरामिड देखिए। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जंगल में खो गया है, ठीक है। इसको एक साधारण भाषा में जो वो जरूरतें थी उनको समझा रहा हूँ, ठीक है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति जंगल में खो गया है, तो 5 जरूरतें वो खोजेगा। कैसे? मान लीजिए एक व्यक्ति जंगल में खो गया है, ठीक है। देख वह सबसे पहले खाना और पानी खोजेगा, बिल्कुल। सुरक्षा, पेट भरने के बाद वह जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफा या पेड़ खोजेगा, ये भी सही बात है। सामाजिक, जब वह सुरक्षित होगा तो उसे अपने परिवार और दोस्तों की याद आएगी, बिल्कुल है। सम्मान, फिर वह सोचेगा कि लोग उसे एक बहादुर इंसान के रूप में पहचानेंगे, है ना। फिर आत्म सिद्धि, अंत में वह सोचेगा कि उसके जीवन का असली मकसद क्या है, ठीक है। तो ये 5 जरूरतें हैं वो मैस्लो ने बताई थी, ठीक है। उदाहरण के तौर पर एक और बात कीजिए, अगर मैं बात करूं, आप जंगल में गए और आपने सामने अचानक शेर आ गया। संवेग यानी फीलिंग, आपको भय डर लगा। मूल प्रवृत्ति यानी आप वहां से प्लान कर गए, उल्टे पैर से भाग खड़े हुए। जिज्ञासा, जब आप आसमान में टूटता तारा देखते हो तो आपके मन में आश्चर्य होता है कि आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर है चिंतन, थिंकिंग, दिमाग की कसरत। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है और हमारा दिमाग उसका हल ढूंढने के लिए जो प्रक्रिया शुरू करता था उसे चिंतन कहते हैं। चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या से शुरू होकर समाधान तक चलती है। प्रत्यक्षीकरण चिंतन में सोच प्रत्यक्ष अनुभव देखने से शुरू होती है। चिंतन के प्रकार है प्रत्यक्षीकरण चिंतन, है ना। प्रत्यक्षीकरण चिंतन जो सीधे देखकर और अनुभव करके शुरू होती है। एग्जाम्पल, जैसे किताब में आम, जैसे अब मैं बताता हूँ किताब की बात। आपने आप किताब में आम देखा, आम रस पीने का आपका मन हुआ, हाथी की चूंड देखी तो गणेश जी की आपको याद आई। ये मृत चिंतन है। क्या होता है? ये मृत चिंतन माना जाता है, ठीक है। जिसमें एक होता है चिंतन के मुख्य प्रकार में प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जो चीज सामने है उसे देखकर सोचना, ठीक है। जैसे सामने रखी हाथी की सूंड देखकर गणेश जी की क्या आती है याद आना। या फिर अपने आसमान में बादल देखे और झट से कहा आज बारिश होगी, जो देखा उसी पर क्या करना, सोचा। ये होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, है ना। अगर बात करूं, जो चीज सामने सामने आपके नहीं है उसके बारे में शब्दों या प्रतीकों में सोचना। उदाहरण, गणित के कठिन सवालों को मन में क्या करना, हल करना। आप घर बैठे सोच रहे हो कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो देश कैसे चलाते, बिना देखे कल्पना करना। और एक होता है आपका अमृत चिंतन। ये क्या होता है? अमृत चिंतन की बात करें, क्या होता है अमृत चिंतन? इसमें वस्तु सामने हो जरूरी नहीं है, हम चिन्ह शब्द या प्रतीक देखकर सोच लेते हैं कि, जैसे आसान उदाहरण के तौर, आपने लाल क्रॉस देखा, आपको हॉस्पिटल या फर्स्ट एड याद आना। आपने रुपए वाला प्रतीक चिन्ह देखा तो आपको पैसे समझना। प्लस माइनस देखकर आप गणित याद आना। राष्ट्रीय ध्वज देखकर भक्ति, देशभक्ति की भावना आपके अंदर आना। ये मृत चिंतन से ऊपर है क्योंकि इसमें दिमाग सिंबल है वो समझता है, ठीक है। चलिए, सृजनात्मक चिंतन की बात करें, क्रिएटिव, कुछ नया और अनोखा पैदा करना। उदाहरण, किसी वैज्ञानिक द्वारा नई मशीन का आविष्कार करना। आपके पास एक खाली कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, उसके आपने उसे फेंकने के बजाय काट कर एक सुंदर फूलदान बना दिया, कुछ नया बनाना। इसमें कुछ मतलब इंसान कुछ नया बनाता है, ये नया तरीका सोचता है, पुराने नियमों में बंधा नहीं रहता है। तो ये आपकी होगी सृजनात्मकता चिंतन। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, आप वो पढ़ाई का नया तरीका निकालो। मैं रोज 50 MCQ प्लस एक टेस्ट करूंगा। बच्चा कबाड़ से नई चीज बना देता है। टीचर कहानी से पढ़ाकर नया तरीका अपनाए, मतलब नवीनता आना, है ना, कुछ नया करना, ठीक है। अब है तार्किक चिंतन, लॉजिकल। ये सबसे उच्च स्तर का चिंतन है। इसमें तर्क और सबूत के आधार पर हर वो समस्या का समाधान किया जाता है। मोबाइल खराब होने पर आप चेक करते हैं बैटरी खत्म है या सिम खराब है, और फिर एक सही कारण है वो आप क्या करते हो, ढूंढते हो, ठीक है। क्या करते हो, सही कारण है वो आप ढूंढते हो। इसमें इंसान है वो तर्क प्लस कारण लगाकर सही निष्कर्ष तक पहुंचता है। उदाहरण के तौर पर अगर 2 घंटे में 100 प्रश्न होते हैं तो 1 घंटे में 50 होंगे। ये तार्किक सोच है। बीएसटीसी में कौन सा टॉपिक कमजोर है, टेस्ट में कम नंबर किस में आए हैं, फिर उसी पर ज्यादा अभ्यास करना, ये सबसे उच्च स्तर का चिंतन माना जाता है, ठीक है। चलिए, अगर बात करें फिर समस्या समाधान की, तो बाधाओं पर विजय पाकर लक्ष्य तक पहुंचना समस्या समाधान है। जब समस्या आती है तो इंसान सोचता है कि हल निकाल, यहाँ पर सोचता है और हल निकालता है। इसमें तार्किक चिंतन है वो जरूरी होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद में एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं समझाऊं, आपके पास 10 दिन है, सिलेबस बड़ा है, तो आप प्लानिंग बनाते हो, रोज 3 टॉपिक प्लस एक टेस्ट। समस्या समाधान की 4 विधियां हैं, वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, इसको मैंने वो उदाहरण और एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने का प्रयास किया है।
ठीक है। फिर आपकी टॉपिक थोड़ा है वो क्या है, बड़ा है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी है वो समझा। तो समस्या समाधान की वो 4 विधियां, इसमें पहली है अंशिकी विधि जो जन्मजात है, जैसे बच्चा रोककर मतलब जैसे बच्चा रोकर ध्यान खींचता है। प्रयास और त्रुटि सिद्धि, ट्रायल एरर, बार बार कोशिश करके क्या करना, सही करना। ठीक है, बार बार सही करके क्या करना, सही करना। एक जैसे मतलब बात करें को बार बार कोशिश करके सही करना, एग्जाम्पल साइकिल चलाना सीखना। फिर है सूझ और अंतर्दृष्टि विधि, अचानक दिमाग में उपाय आ जाना, क्या करना, अचानक दिमाग में कोई क्या करना, उपाय आ जाना। फिर है एग्जाम्पल पहली का आंसर अचानक याद आना, या फिर एक होती है आपकी वैज्ञानिक, यहाँ पर वैज्ञानिक विधि जिसके 5 चरण होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सी 5 विधि है, 5 चरण है वैज्ञानिक विधि के। समस्या के प्रति चेतना, समस्या को समझना, जानकारी आंकड़े इकट्ठा करना, संभावित समाधान बनाना, या फिर निष्कर्ष और पुष्टि करना। ठीक है, इसमें भी स्किनर की परिभाषा आपको याद रखनी है इजी वे में। प्रॉब्लम सॉल्विंग, लक्ष्य पाने में जो रुकावट आए उसे जीत कर आगे बढ़ना। एग्जाम्पल क्या है, लक्ष्य मतलब आपका लक्ष्य क्या है, सिलेक्शन। बाधा टाइम नहीं है, डर और कमजोर टॉपिक इसके बारे में बाधा है। समाधान है टाइम टेबल बनाना और उनका प्रैक्टिस करके उनका रिवीजन करना और उसको सही सीमित पर क्या करना, पहुंचना। सही है ना, ये आपकी इसमें। फिर वैज्ञानिक विधि के 5 चरण हैं जो आपने अभी आपको बताए, है ना। तो सबसे समस्या को पहचानना मतलब सबसे पहले ये जानना कि समस्या क्या है। अभी हमने ऊपर भी बात की वैज्ञानिक विधि में, इन क्रम में आपको याद रखना है कि समस्या को पहचानना का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले यह जानना कि वो प्रॉब्लम क्या है, फिर समझना, फिर उसको आंकड़े जुटाना, फिर उसका उपाय निकालना, फिर उसकी क्या करना, परिणाम की क्या करना, जांच करना। अब बात करें हम वैज्ञानिक विधि का उदाहरण, मान लीजिए आप साइकिल की चैन उतर गई है। समस्या क्या है, साइकिल नहीं चल रही है ना। ये उदाहरण मैंने अभी आपकी जो विधियां बताई वैज्ञानिक विधि, उनको हम हल कर रहे हैं ना, उनको एक उदाहरण के साथ में हम हल करवा रहा हूँ। तो देखिए समस्या क्या हुई, माँ आपने साइकिल की चैन उतर गई, तो समस्या क्या है, साइकिल नहीं चल रही है, बिल्कुल। अब उसकी तथ्य संग्रह कैसे, आपने देखा कि चैन ढीली है और उतर हुई है, ठीक है। फिर आपने परिकल्पना है, आपने सोचा कि अगर मैं इसे पेशकश से चढ़ाऊं तो शायद ठीक हो जाए। ठीक है, ये आपने क्या की, परिकल्पना की, यानी आपने सोचा। परीक्षण का मतलब आपने पेशकश से चैन चढ़ाने की कोशिश की, निष्कर्ष हुआ चैन चढ़ गई और साइकिल क्या हुई, चलने लग गई। तो इस प्रकार से वे वैज्ञानिक विधियां हैं। फिर याद रखने की कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा टिप है, प्रकृति। ये मूल प्रवृत्तियां होती है जो जन्मजात होती है, इन्हें सीखा नहीं जाता। ने अभिप्रेरणा की बात की जाती है। ये मूल प्रवृत्तियां जो अभिप्रेरणा में होती है वो जन्मजात होती है, इन्हें सीखा नहीं जाता। 3 पक्ष होते हैं, हर मूल प्रवृत्ति में 3 क्रियाएं होती है, जानना, महसूस करना और क्या करना, कार्य करना। फिर बदलाव की बात की जाए तो शिक्षा के द्वारा इन प्रवृत्तियों को सुधारा या बदला जा सकता है, जैसे गुस्से को खेल में बदलना। मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करें, ये प्रवृत्तियां जन्मजात होती है और सभी इंसानों में एक जैसी पाई जाती है। इनका शिक्षा में बहुत महत्व है, क्योंकि शिक्षक बच्चों की बुरी प्रवृत्तियों और जैसे लड़ाई करना को अच्छी सी दिशा में जैसे खोल कूद में क्या करता है, मोड़ सकता है। चिंतन और शिक्षा की बात करें, इसका क्या मतलब होता है, पढ़ाई में सोचने की शक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चा समझ कर सीखता है और सिर्फ रटता नहीं है। रटने वाला बच्चा परिभाषा याद कर लेता है और सोचने वाला बच्चा परिभाषा समझकर एमसीक्यू में सही कर देता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। चिंतन और शिक्षा का क्या मतलब होता है, ये भी मैंने आपको वो बता दिया। अब बालक में चिंतन बढ़ाना है तो आपको कैसे बढ़ाओगे, तो आप 12 पॉइंट से एग्जाम्पल सहित आपको इससे बालक में चिंतन कैसे बढ़ेगा। पहला है प्रत्यक्षीकरण और अनुभव, मतलब साइंस एक्सपेरिमेंट दिखाना, है ना, प्रत्यक्ष रूप से। अब प्रत्यय निर्माण पर ध्यान, मतलब फल की कैटेगरी में आम, केला, सेब, इसको क्या करना, समझाना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें भाषा का विकास कैसे होगा, कहानी सुनाकर शब्द बढ़ाना, है ना। रटने की आदत दूर करना, क्यों पूछ कर समझाना उसको, और जानने की क्या करना, क्यों क्यों पूछते जाना, जिससे उसकी क्या होगी, रटने की आदत खत्म होगी और क्या होगी, जानने की वो जिज्ञासा क्या होगी, बढ़ेगी। फिर है जिज्ञासा जागृत करना, आकाश नीला क्यों दिखता है, ध्यान और रुचि विकास, गेम एक्टिविटी से पढ़ाना। ठीक है, फिर है प्रेरणा देना, यानी तुम कर सकते हो कहना। विवाद विवाद का अवसर अगर बात करें तो इसमें डिबेट, ऑनलाइन क्लास बेहतर है या ऑफलाइन, इसके बारे में। फिर उत्तरदायित्व देना, मतलब मॉनिटर बनाना, ग्रुप लीडर बनाना। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बच्चा अपनी बात बिना डरे बोले। अध्यापन विधि में पर ध्यान, लेक्चर प्लस एक्टिविटी दोनों का क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धति पर ध्यान, सिर्फ लिखित नहीं पर ओरल प्लस प्रैक्टिकल भी होनी जरूरी है ना। संप्रदाय निर्माण कैसे होता है, प्रत्यक्षीकरण,
माइनस मतलब 5 के अंदर तो सी से देखना, गुणों का विश्लेषण है गुण समझना, तुलना है मिलाना, पृथक्करण का मतलब अमूर्तीकरण है यहाँ पर जरूरी गुण लेना, सामान्यकरण का मतलब होता है एक वर्ग बनाना, समस्या समाधान सही कॉन्सेप्ट लगाना, छोटा उदाहरण है फल का कॉन्सेप्ट आम केला सेब देखा, गुण मीठ मतलब बात करें गुण इसमें मीठा खाने योग्य है ना। उसके बाद में तुलना की गई सब में बीज होते हैं, अलग किया खाने वाली चीजें हैं, असामान्यकरण ये सब क्या है फल होते हैं। इस प्रकार से आपको वो क्या करना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। आज की क्लास ये होती है खत्म। कल इसके वो अभी प्रेरणा टॉपिक के आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास मिलेगी और ये नोट्स आपको पीडीएफ वो हमारे टेलीग्राम चैनल लहर पाठशाला पर मिल जाएगी, जिसका लोगो है वो प्रोफाइल जो है वो टेलीग्राम पे जहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है उसमें आपको वो ज्वाइन हो जाना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छे से नोट्स को बनाना है और याद करना है और इनसे आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और आपको कल है वो इसके वो क्या हो जाएगी ऑब्जेक्टिव क्लास है वो मिल जाएगी। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय राजस्थान, जय हिंद, वंदे मातरम।